घबराया हुआ इधर से उधर परिधि को उस कोहरे में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे परिधि कहीं नहीं दिख रही थी। अब तो रियांश की आंखें भी नम हो चुकी थी। उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था, जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। थकहार कर वो जोर से परिधि का नाम पुकारते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। धीरे धीरे कोहरा छटने लगता है। तभी रियांश अपनी गर्दन ऊपर कर जब सामने की ओर देखता है तो उसे उससे काफी दूरी पर एक विशाल पेड़ के पीछे की साइड पर एक व्हाइट दुपट्टा दिखाई देता है। उसे देखते ही रियांश खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये दुपट्टा तो परी का है। इतना कहते ही रियांश लगभग भागते हुए उस पेड़ के पीछे गया जहां उसे परिधि बेहोश पड़ी मिली। उद्धरण चिन्ह। ये देख रियांश का दिल बैठ गया। उसे दोबारा घबराहट होने लगी। वो अपने घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को थपथपाने लगा, लेकिन परिधि होश में नहीं आ रही थी। रियांश ने ज्यादा देर ना करते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अपने विला के अंदर अपने रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके उन्हें अपने विला पर बुला लिया। जब तक डॉक्टर नहीं आई तब तक रियांश ने परिधि के हाथ और पैर को रब करता रहा, जिससे परिधि को धीरे धीरे होश आने लगा। तब जाकर रियांश ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, वरना तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रियांश ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा। परिधि कुछ कहती इससे पहले ही वहां एक लेडी डॉक्टर आ जाती है। रियांश उन्हें परिधि को चेक करने का बोल साइड हो जाता है। परिधि का चेकअप करने के बाद डॉक्टर रियांश के पास गई, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती, रियांश ने टेंस होते हुए डॉक्टर पर सवालों की बौछार कर दी। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी वाइफ तो ठीक है ना? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? वो ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। रियांश को बीच में ही रोकते हुए डॉक्टर बोली, रिलैक्स मिस्टर कपूर, डोंट वरी, आपकी वाइफ एकदम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आपके लिए तो ये गुड न्यूज है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुन रियांश और परिधि दोनों ही कंफ्यूज में उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर कपूर, यू आर गोइंग टू बी अ फादर। डॉक्टर की बात सुन रियांश तो अपनी जगह पर जैसे बर्फ को तरह जमसा गया। उसके कानों में बार बार डॉक्टर की कही हुई बातें घूम रही थी। यू आर गोइंग टू बी अ फादर। उसे तो जैसे अपनी कानों पर भरोसा सा ही नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने परिधि को अपना अच्छे से ख्याल रखने का बोला और कुछ मेडिसिन और खाने पीने में हिदायत देकर वो वहां से चली गई। रियांश तो अब तक इस शोक पूरी तरफ से बाहर ही नहीं आ पाया था। तो वहीं परिधि ये न्यूज सुन बहुत खुश थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। उससे याद आता कि सौंदर्य परी ने उसे कहा था कि जब कोई लड़की मां बनती है तो उसके टमी में उसके बच्चे का छोटा सा अंश आता है, फिर वो समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। मतलब मेरा बच्चा मेरे टमी ने आ चुका है, फिर को उसमें धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, लेकिन वो कब तक बड़ा हो जाएगा और कब मैं उसके साथ खेलूंगी? परिधि अपने ही मन में ये सब सोच रही थी कि उसने ये सवाल रियांश से पूछने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें अपने सामने की तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। जहां थोड़ी देर पहले रियांश खड़ा था अब वो वहां नहीं था। अब ये कहां चले गए? परिधि ने खुद से ही कहा और बेड से उठ खड़ी हुई और रियांश को ढूंढते ढूंढते टेरेस की ओर बढ़ गई। रात हो चुकी थी। शिमला में मौसम काफी सुहाना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वहीं रियांश टेरेस पर खड़ा होकर पहाड़ों को दूर से देख रहा था। उसने आज व्हाइट टी शर्ट विद जीन्स की ब्लैक जैकेट एंड ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग से टिकाए हुए थे। उसके दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कितना खुश था वो उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था। वो थोड़ी तेज सांसें ले रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे की वो मुस्कान और भी बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बात पर भरोसा ना कर पा रहा हो। तभी परिधि टेरेस पर आ गई और रियांश को वहां अकेले मन ही मन मुस्कुराते देख वो समझ गई और धीरे से जाकर उसे पीछे से ही हक कर लेती है। जैसे ही रियांश को परिधि का स्पर्श अपने सीने से लिप्त हुए महसूस होता है तो वो भी अपने हाथ उसके हाथों पर रख देता है। परिधि ने भी आज व्हाइट चूड़ीदार और उसके ऊपर पिंक स्वेटर पहना हुआ था। रियांश धीरे से उसे उसके हाथ पकड़कर अपने सामने लाता है और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लेता है। परिधि शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रियांश उसकी ओर देखते हुए बड़े प्यार से बोला, जान, लुक एट मी। रियांश के कहने पर भी परिधि की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो उसकी आंखों में देखे, इसीलिए वो अभी भी अपनी नजरें नीचे किए हुए ही खड़ी थी। रियांश उसको अपनी बात ना मानते हुए देख फिर एक बार प्यार से अपनी बात रिपीट करते हुए बोला, जान, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। लेकिन फिर भी परिधि कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो रियांश को गुस्सा आ जाता है।
लेकिन वो अपना गुस्सा उसे दिखाकर डराना नहीं चाहता था, इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करता है और इस बार अपनी कड़क और रोबदार आवाज में उसे वार्न करते हुए बोला, जान, अगर तुमने मेरी और नहीं देखा तो। कहते हुए रियांश अपना चेहरा परिधि के करीब ले जाकर उसके कान को किस करते हुए धीरे से लेकिन अपनी सेडेक्टिव वॉइस में बोला, तो मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि जब मैं बेड पर तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं किसी भूखे भेड़िए से कम नहीं होता हूं। इसीलिए तो तुम मुझे बीस्ट कहती हो ना। कहते हुए रियांश ने परिधि के कान को बाइट कर लिया और उससे थोड़ा सा दूर हट गया। रियांश के उसके कान को बाइट करते ही परिधि की हल्की सी आह निकल गई। लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि रियांश जो कहता था वो उसे पूरा करने की ताकत भी रखता था, और फिलहाल वो इस जानवर को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, वरना ये उसी के लिए भारी पड़ता। वो फाइनली अपनी पलकें उठाकर रियांश की ओर देखती है। रियांश तो बस उसके खूबसूरत चेहरे और आंखों में ही कहीं खो गया था। उसने बेख्याली में ही उसके चेहरे को थाम लिया और उसकी ओर झुकते हुए अपने सख्त और ठंडे होंठ उसके नर्म मुलायम होंठों पर रख दिए और उन्हें प्यार से धीरे धीरे चूमने लगा। परिधि भी उसे रोकना नहीं चाहती थी तो वो भी उसका साथ देने लगी। धीरे धीरे उनकी ये सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल गई और दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगे। सिर्फ 15 मिनट ही हुए होंगे उनकी किस को कि तभी रियांश का फोन रिंग करने लगा। रियांश ने पहले तो उसे इग्नोर किया और परिधि को वैसे ही किस करता रहा, लेकिन जब उसका फोन बार बार बजने लगा तो वो इरिटेट हो गया और ना चाहते हुए भी उसे परिधि से दूर हटना पड़ा। रियांश ने अपना फोन उठाने से पहले परिधि को वहां से नीचे उनके कमरे में जाने को कहा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और उसे डर था कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। परिधि ने भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और नीचे चली गई। उसके जाने के बाद रियांश ने अपना फोन बाहर निकाला जिस पर केविन का नाम शो हो रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से केविन की नाराजगी भरी आवाज आई, कहाँ है भाई तू आजकल? लगभग 1 महीना हो चुका है तुझे शिमला गए हुए, लेकिन उसके बाद तो जैसे तू हम सबको भूल ही गया। ना फोन ना कोई मैसेज, और अगर हम तुझे बात करने की कोशिश करें तो तेरा फोन कभी तो लगता नहीं है, और अगर किस्मत से लग भी जाए तो जवाब आप उसे उठाने का कष्ट ही नहीं करते, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। केविन के एक के बाद एक सवाल जवाब ने रियांश को परेशान कर दिया था, लेकिन को फिलहाल केविन सारा सच नहीं बताना चाहता था बल्कि एक साथ सबको सरप्राइज देना चाहता था। इसीलिए उसने उसके सवालों को टालते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, तू तो जानता है ना कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदनी इतनी आसान नहीं है। बस इसके चक्कर में ही इतना बिजी हो गया कि तुम सबसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। खैर छोड़ ये सब बातें, जाने दे, मुझे तुझे और घर वालों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। उद्धरण चिन्ह। रियांश की गुड न्यूज देने वाली बात पर केविन गैस करते हुए बोला, कहीं तूने वहां कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद ली ना, जिसके लिए तू वहां गया था? उद्धरण चिन्ह। केविन की बात पर रियांश इनकार करते हुए बोला, अरे नहीं यार, बात वो नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी वाली गुड न्यूज है मेरे पास, जिसे सुनने के बाद तू खुशी के मारे उछल ही पड़ेगा। केविन रियांश की बात सुन सोच में पड़ गया। भला ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए रियांश इतना खुश और एक्साइटेड था? वो अपनी सोच से बाहर आते हुए इम्पेशंस होकर बोला, ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतना खुश है? अब ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत कर और बता बात क्या है। उद्धरण चिन्ह। रियांश केविन को इतना इम्पेशंस और एक्साइटेड होते हुए देखकर खुशी से लगभग झूमते हुए बोला, केविन केविन केविन, यू हैव नो आइडिया कि आज मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है। मुझसे ये खुशी संभाले नहीं संभाली जा रही है यार, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इस बात पर कि मैं। रियांश इसके आगे केविन से कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके फोन का नेटवर्क जा चुका था। केविन और रियांश दोनों ही फोन पर हेलो हेलो करते रह गए, लेकिन उनकी बात अधूरी ही रह गई। डैमेट यार, इस फोन के नेटवर्क को भी अभी जाना था। मुझे केविन को इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। रियांश फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप से ही बड़बड़ाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जल्दी तो मुझे मुंबई वापस जाना ही है, तो मैं अब उसे भी सबके साथ ही ये सरप्राइज दूंगा, रियांश ने मन ही मन में सोचा। वहीं केविन ये जानने को बेकरार था कि रियांश उसे और घर वालों को कौन सी गुड न्यूज देना चाहता था, लेकिन उनकी बात अधूरी ही रह गई। तो उसने उसके वापस आने का वेट करने का डिसीजन लिया और दोबारा उसे कॉल करके परेशान नहीं किया। वहीं रियांश जब कमरे में लौटा तो परिधि आईने के सामने खड़ी होकर अपने पेट पर हाथ रखे हुए अपने आप को तो कभी सपने पेट को देख रही थी। रियांश आज बहुत खुश था, इसीलिए वो परिधि के पास गया और उसे पीछे से टाइटली हक कर लिया और अपनी चिन को उसके शोल्डर पर टिका दिया। तुम इसे मिरर के सामने क्या देख रही थी? रियांश ने परिधि को मिरर में देखते हुए उससे सवाल किया, जिस पर परिधि बच्ची की तरह बनाते हुए बोली, अरे मैं तो ये देख रही थी कि मेरे इत्तू से टमी में भला हमारा बेबी कैसे बड़ा होगा।
और वो कब और कैसे मेरे टमी से बाहर आएगा, जब मैं उसके साथ खेल पाऊंगी। रियांश बेचारा स्पीचलेस रह गया। वो कैसे इस बुद्धू लड़की को समझता। उसने उसे अपनी तरफ घुमाया और प्यार से उसके पेट पर हाथ रखकर परिधि को समझाते हुए बोला, जब इसका सही समय आएगा तब हमारा बेबी तुम्हारे टमी में बड़ा भी होगा और वक्त आने पर वो इस दुनिया में भी कदम रखेगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर हमारे प्यार की निशानी यानी हमारा बच्चा भी है। तो प्रॉमिस करो कि तुम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगी और उसका और अपना पूरा ख्याल रखोगी। रितंध ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर परिधि से पूछा, जिस पर परिधि ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख उससे वादा किया कि वो अपने से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखेगी। रियांश ये बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स तो हुआ, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। उसी लाइट उसने सोचा कि वो परिधि को एक सेकंड के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करेगा और उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। रियांश ने परिधि का हाथ पकड़ा और उसे बेड के पास ले जाकर आराम से उसे बेड पर बिठा दिया और लॉकर रूम से एक वेलवेट का बॉक्स लेकर वापस परिधि के पास आ गया और उस बॉक्स को परिधि की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? परिधि ने एक्साइटेड होकर बॉक्स को देखते हुए पूछा और झट से वो बॉक्स लेकर उसे खोलने लगी। उसमें एक सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था, जिसमें 4 स्टोन्स लटक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये वही ब्रेसलेट है जो परिधि प्रेजेंट टाइम में पहने हुई थी। परिधि उसे देख खुश हो गई। रियांश उसकी स्माइल देखते हुए बोला, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? उद्धरण चिन्ह, हाँ बहुत, ये बहुत ही खूबसूरत है, परिधि ने झट से जवाब दिया और रियांश को बोला को वो उसे ये ब्रेसलेट खुश अपने हाथों से पहनाए। रियांश ने भी उसकी बात मानते हुए उसे वो ब्रेसलेट पहना दिया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उस ब्रेसलेट को देखते हुए बोला, मैंने ये ब्रेसलेट खुद डिजाइन किया था सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे तो मैं इसे तुम्हें तब देना चाहता था जब तुम मेरी फैमिली से मिलो, लेकिन आज तुमने जो मुझे खुशी दी है, इतनी बड़ी गुड न्यूज दी है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। बट थैंक यू सो मच परी, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मुझ जैसे गुस्सैल और एरोगेंट इंसान को झेलने के लिए, और उससे भी बड़ा वाला थैंक यू मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए, एक पिता बनने की खुशी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच परी। बोलते हुए रियांश की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला लिया और परिधि को अपनी बाहों ने भर लिया। वो आज खुश तो बहुत था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बार बार वो बाहर कोहरे वाला इंसिडेंस याद आ रहा था कि कैसे परिधि का हाथ उसके हाथ से छूट गया था। ये याद आते ही उसका दिल किसी अनहोनी के डर से घबरा उठता था, लेकिन उसने इस चीज को परिधि के सामने शो नहीं होने दिया और एक टाइट हक के बाद वो उससे अलग हुआ और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान के बेहद करीब होकर अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, वैसे तो मेरा मन तुम्हें जी भरकर प्यार करने को कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ना ही ये चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें या हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ पहुंचे। इसीलिए मैंने अपने मन को समझा लिया, रियांश ने एक आह भरते हुए कहा, जिस पर परिधि मुंह दबाकर हंसने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो अपने बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई और एक्साइटेड होकर रियांश से पूछा, वैसे हमें लड़का होगा या लड़की? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने धीरे से परिधि के सर पर चपत लगाए और बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर होंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे एक प्यारी बिल्कुल तुम्हारे जैसी गुड़िया की तरह दिखने वाली बेटी चाहिए, जिसे मैं बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह रखूंगा, उसे बहुत सारा प्यार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। परिधि खुशी से बोली, सच्ची? लेकिन हम उसका नाम क्या रखेंगे? उद्धरण चिन्ह। हम उसका नाम, हाँ हम उसका नाम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता रखेंगे, जैसे कि परी। हाँ अगर हमारी बेटी हुई तो हम उसका परी रखेंगे, रियांश ने अच्छे से सोचने के बाद कहा, जिस पर परिधि भी सहमत हो गई। लेकिन फिर अचानक कुछ सोचते हुए वो बोली, लेकिन अगर हमें लड़का हुआ तो? फिर कुछ सोचते हुए, तो हम उसका नाम आपके नाम से कुछ मिलता जुलता रखेंगे, परिधि ने एक्साइटेड होकर कहा। रियांश कुछ सोचते हुए बोला, हाँ ये आइडिया सही है, अगर हमें कोई बेटी हुई तो हम उसका नाम परी रखेंगे और अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम, हाँ तो हम उसका नाम रेहान रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही दोनों अपने बच्चे के बारे बातें करते करते सो गए। आधी रात में 2 परछाई रियांश के विला के बाहर नजर आई। उनमें से एक ने चुटकी बजाई। उसके चुटकी बजाते ही उस जगह को गार्ड कर रहे गार्ड्स अचानक ही बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। वो दोनों परछाई विला के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करके अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसी परछाई ने फिर से अपने हाथ को हवा में घुमाया और हवा में एक गोला सा बना गया। वो गोला आगे आगे जाने लगा और वो दोनों परछाइयां उस गोले को फॉलो करने लगी।
तभी रियांश, जो अपने मास्टर बेडरूम में परिधि को अपनी बाहों में लेकर से रहा था, उसकी नींद खुल गई। उसकी नींद वैसे भी हमेशा कच्ची ही रहती थी और जरा सी हुई आहट से भी वो जाग जाता था। उसे पता नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने उधर विला में घुसने को कोशिश की हो। रियांश ने परिधि को आराम से सोनी वहां से अलग किया और बेड से उठने को ही था कि परिधि की भी नींद खुल गई। आप इतनी रात को कहां जा रहे हो? परिधि ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए नींद भारी आवाज में रियांश से पूछा, जिस पर रियांश उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे घर का डोर खोला हो। मैं बस वहीं चेक करने जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुन परिधि की भी नींद पूरी तरह से खुल गई और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, तो आप क्यों जा रहे हो? आप बाहर खड़े गार्ड को अपने मशीन के डिब्बे फोन से कॉल करके भी तो पूछ सकते हो ना। उद्धरण चिन्ह। परिधि की बात रियांश को सही लगी तो उसने तुरंत अपने फोन से सिक्योरिटी गार्ड को कॉल लगाया, लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। रियांश ने एक दो बार और ट्राई किया, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब रियांश को कंफर्म हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, वरना कोई भी गार्ड उसका कॉल रिसीव ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। रियांश ने अपने लॉकर रूम से अपनी गन बाहर निकाली और परिधि को वहीं रुकने का बोला। अपने रूम के डोर की ओर बढ़ गया, लेकिन परिधि को रियांश की फिक्र थी तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रियांश ने जब परिधि को अपने पीछे आते हुए देखा तो वो थोड़ा पीछे की ओर देखते हुए परिधि को वहीं रुकने को बोलते वक्त जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन किया कि अचानक ही वो किसी हवा के झोंके की तरह उड़ते हुए सीधे अपने बेड पर औंधे मुंह जा गिरा। उसका हाथ जिसमें उसने गन पकड़ी हुई थी वो हाथ साइड टेबल लैंप के किनारे पे जा लगा, जिससे उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई और उसके हाथ से खून भी निकलने लगा। ये सब इतनी अचानक हुआ कि रियांश और परिधि को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब परिधि ने रियांश को इस तरह देखा तो उसका दिल उसके लिए तड़प उठा। रियांश शिश, परिधि जोर से चिल्लाई और उसकी तरफ भागी और रियांश को उठाते हुए बोली, आप ठीक तो हो ना? बोलते बोलते उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। रियांश ने जैसे ही अपने उस हाथ को थोड़ा ऊपर की ओर उठाया जिस पर अभी अभी उसे चोट लगी थी, वो हाथ परिधि के माथे पर जा लगा और उसके हाथ से बह रहे खून से अनजाने में ही परिधि की मांग भर गई। लेकिन इसका अंदाजा दोनों में से किसी को भी नहीं हुआ। परिधि रियांश को उठन में उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो अपनी जगह से उठ ही नहीं पा रहा था। परिधि फिर भी कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रियांश खुद इस चीज से हैरान था, यहां तक कि वो अपने मुंह से कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वो भी नहीं लड़ पा रहा। तभी कोई परिधि को उसकी बाह से पकड़कर रियांश से दूर कर देता है। ये देख परिधि डर तो गई थी, लेकिन रियांश की ऐसी हालत देखकर उससे भी कहीं ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और जैसे ही वो पीछे पलटकर उस इंसान से गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि उस शख्स का चेहरा देखकर वो बुरी तरह शॉक्ड रह गई। परिधि अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, माँ आप यहाँ। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, ये परछाइयां किसी और की नहीं बल्कि रानी परी और सौंदर्य परी की थी, जो परिधि को वापस ले जाने के लिए यहाँ आई थी। दरअसल एक दिन जब रियांश परिधि को शॉपिंग करने बाहर के गया था, जब अनजाने में ही सौंदर्य परी ने परिधि को रियांश के साथ देख लिया था और उसे समझते देर नहीं लगी कि शालू ने उससे झूठ बोला था। सौंदर्य परी ने जैसे तैसे करके परिधि और रियांश के एक दूसरे से रिश्ते के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन वो परिधि के मामले में खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी। इसीलिए उसने रानी परी को धरती लोक पर बुलाने का फैसला किया और अपने पहने पेंडेंट, जो कि उसे रानी परी ने ही ऐसी किसी इमरजेंसी के लिए दिया था, उसने उसका यूज करते हुए रानी परी को धरती लोक पर बुला लिया और उन्हें परिधि की शादी के बारे में बता दिया। ये सुन रानी परी गुस्से से मानो पागल ही हो गई। उन्हें वैसे भी इंसानों पर भरोसा नहीं था और उन्हें लगा कि रियांश भी उन्हीं लोगों की तरह था जो लड़कियों को बस अपना खिलौना समझता है और उसीलिए वो अपनी बेटी को एक और भी सेकंड रितन के पास नहीं रहने देना चाहती थी। इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आई थी। कोष्टक। रानी परी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, हाँ मैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी माँ से इतना कुछ छुपा कर रखोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? खैर, मुझे इन सब के बारे में और कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मेरे साथ हमारी दुनिया में लौटना होगा, बस चलो मेरे साथ। कहते हुए रानी परी परिधि को उसकी कोहनी से पकड़ते हुए के जाने लगी। परिधि ने रितंश की ओर देखा, जो उसे और रानी परी को हैरानी से देखे जा रहा था, लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। परिधि ने उसे ऐसे देखते ही अपनी माँ के साथ जाने से मना कर दिया। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे पति के पास रहना है, मुझे रियांश के पास रहना है। माँ, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए।
परिधि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन रानी परी ने उसे नहीं छोड़ा और उसे वहां से ले जाने ने लगी। लेकिन परिधि रियांश को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये सब सौंदर्य परी अपनी आंखों से होता हुआ देख रही थी, और उसे परिधि और रियांश की इस हालत को देखकर गिल्टी भी फील हो रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से आज परिधि और रियांश के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसकी वजह कहीं ना कहीं वो ही थी। लेकिन वो भी क्या ही करती, परिधि बस उसकी एक जिम्मेदारी थी। लेकिन बेटी तो वो रानी परी की थी ना, तो उन्हें उसके बारे में कुछ ना बताना उनके साथ गद्दारी करने जैसा होता। इसीलिए उसे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानती थी कि परिधि मां बनने वाली है। वो बस रोए जा रही थी, उसके आंसू मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपनी का से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, और अपने सामने बेड पर औंधे मुंह पड़े रियांश से मदद मांग रही थी, उसे बार बार उठने को कह रही थी। लेकिन रियांश बस लाचारी से अपनी अधखुली आंखों से उसे देखे जा रहा था। तभी रानी परी परिधि को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो उसका हाथ लगभग खींचते हुए ले जाने लगती है। परिधि बार बार उससे भीख मांग रही थी कि वो उसे रियांश के पास जाने दे, लेकिन जैसे रानी परी का दिल मानो पत्थर का हो गया था, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रियांश परिधि को उस कदर रोते हुए और अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उठ ही नहीं पा रहा था। वो आज अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर पा रहा था। रानी परी परिधि को वैसे ही घसीटते हुए उसे रियांश से दूर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी परिधि के अंदर अचानक ही बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है और वो रोते हुए जोर से चिल्लाती है, रियांश शिश। उसके रियांश के नाम को जोर से पुकारने की वजह से जो रियांश बेहोश होने की कगार पर था, वो अपनी आंखें खोलकर परिधि को देखता है। परिधि की बॉडी से अचानक ही तेज रोशनी निकलने लगी थी, और रानी परी को ना चाहते हुए भी परिधि के हाथ को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि परिधि की शक्तियां बाकी पारियों से अधिक थी। और बेशक फिलहाल उसकी शक्तियां उसके पास नहीं है, लेकिन जब भी उसका दिल बुरी तरह दुखेगा और उसे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, तो उसके अंदर छिपी हुई उसकी शक्तियां अपने आप ही बाहर आने लगेगी। और यही अभी हो रहा था। परिधि की बॉडी से इतनी तेज रोशनी निकलते देख वो तो शॉक्ड ही रह गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि परिधि भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ना होकर कोई और ही है? रियांश थे सब सोच ही रहा था कि तभी रानी परी ने अपनी शक्तियों से परिधि को बेहोश कर दिया, और रियांश की आंखों के सामने से ही वो परिधि को अपने साथ ले गई। रियांश बस बेबस नजरों से अपनी परिधि को अपने आप से दूर जाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन फिलहाल वो इतना लाचार था कि वो अपनी परिधि को अपने पास रोक तक नहीं पा रहा था, और वो भी वही बेड पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब रियांश होश में आया तो अपने हाथ को बेड पर इधर से उधर फेरते हुए कुछ टटोलने लगा। लेकिन जब उसे अपने पास कोई नहीं मिला तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और सीधे बेड पर पलट गया, और बेड की लेफ्ट साइड की ओर देखा, लेकिन उसे वहां परिधि नजर नहीं आई, जैसे आमतौर पर रोज नजर आती थी। वो उठकर बैठ गया और परिधि का नाम चिल्लाने लगा, लेकिन जब उसे परिधि की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तभी उसे धीरे धीरे कल रात क्या हुआ था वो सब एक एक करके किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। जैसे जैसे उसे वो सब याद आ रहा था, वैसे वैसे उसके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था। उसे ऐसे लगा रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसके दिल में हजारों सुइयां चुभो रहा हो। वो अपने दिल में उठ रहे इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रियांश की आंखें लाल होने लगी, उसकी आंखें भर आई थी। वो बेचैन हो उठा। वो तुरंत बेड से उतरकर अपने बालों में अपनी उंगलियों को उलझाकर यहाँ से वहां चक्कर लगाते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं 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 परिधि मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे रहूंगा उसके बिना? मैं तो अपनी लाइफ उसके बिना इमेजिन तक नहीं कर सकता, तो कैसे रह पाऊंगा उसके बगैर? और हमारा बच्चे को याद करते ही रियांश को वो सारी बातें याद आने लगती है। वो सारी प्लानिंग्स जो उसने और परिधि ने मिलकर अपने बच्चे के आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान की थी, वो सब याद आते ही रियांश अचानक ही निढाल होकर फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया, और उसने अपनी पूरी ताकत से परिधि का नाम पुकारा। उसकी चीख में इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी, इतनी तड़प थी अपनी परिधि और अपने बच्चे को खोने की, कि जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे आज ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने बेरहमी से उसके सीने से उसके दिल को निकाल फेंका हो। रियांश थोड़ी देर ऐसे ही फर्श पर बैठा रहा, और जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, तब जाकर वो कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, और उसे याद आया कि जब परिधि की माँ उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, तब अचानक ही परिधि के अंदर से एक तेज रोशनी निकलने लगी थी।
और जब वो डोर के पास गया था तब भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिना हाथ लगाए ही हवा में उछाल दिया हो। ये याद आते ही रियांश फिर से खुद से बड़बड़ाया, मतलब परिधि कोई आम इंसान नहीं है, और ना ही उसकी माँ कोई आम इंसान है। तो फिर वो कौन थी? चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे कभी भी परिधि के आसपास नेगेटिविटी वाली कोई भी फीलिंग नहीं आई। लेकिन चाहे जो भी हो, मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई इंसान है भी कि नहीं। मेरे लिए बस यही मायने रखता है कि वो मेरी है और वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। उसे मेरे पास वापस लौटना होगा। चाहे जो हो जाए, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे वापस अपने पास लेकर आऊंगा। ऐसे कैसे कोई भी आकर मुझसे मेरी बीवी और मेरे बच्चे को छीन सकता है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी परिधि को वापस लाकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रियांश इस वक्त किसी साइको की तरह लग रहा था, जैसे वो परिधि के जाने के गम में मानो पागल हो गया हो। वो कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि परिधि अगर कोई नॉर्मल लड़की नहीं है तो उसका उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी उसे अपने पास वापस लाना चाहता था, जिसके लिए उसे जो करना पड़े वो करने को तैयार था। रियांश ने तुरंत अपने फोन से राघव को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई। सिवाय इसके कि परिधि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसने उससे परिधि को कहीं से भी ढूंढ निकालने को कहा और कॉल कट कर दिया। राघव ने भी रियांश के ऑर्डर को फॉलो करते हुए परिधि को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को शिमला में चारों ओर लगा दिए। वहीं रियांश भी घर के अंदर चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो भी जल्दी ही रेडी होकर बिना कुछ खाए परिधि को ढूंढने घर से निकल पड़ा। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात तक हो गई, लेकिन परिधि का कुछ पता नहीं चला। रियांश और राघव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो लोग परिधि को नहीं ढूंढ पाए। रियांश जब अपने विला वापस आया तो उसे वो घर खाली खाली सा लगने लगा, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उसे अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस होने लगा था। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। वो बस पागलों की तरह परिधि को ढूंढ रहा था। उसे अपना कोई होश ही नहीं था। वो अपने घर में ना जाकर सीधा बार काउंटर पर चला गया और परिधि को याद करते हुए ड्रिंक पर ड्रिंक करता रहा। उसने इस हद तक शराब के नशे में अपने आप को डुबो दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में भी नहीं था। इतने नशे में होने के बावजूद भी वो बार बार परिधि का नाम पुकार रहा था। जब घर के बटलर ने रियांश की ऐसी हालत देखी तो उसने एक गार्ड की मदद से रियांश को उसके मास्टर बेडरूम में पहुंचा दिया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन परिधि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला और रियांश भी परिधि की याद में शराब के नशे में रहने लगा था। वो अपने खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। सुबह सुबह ही परिधि को ढूंढने निकल जाता और रात को जब वो वापस अपने विला में आता तो सीधा बार काउंटर पर जाकर शराब पीने लगता। ऐसे ही एक दिन जब वो सोकर उठा तो उसका सर बहुत तेज दर्द करने लगा था। शायद रात में उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। वो फ्रेश हो गया और ब्रेकफास्ट के नाम उसने सिर्फ एक ब्रेड बटर खाया और वापस अपने रूम में अपनी जैकेट लेने चला गया। वो जैसे ही अपनी जैकेट लेकर कमरे से बाहर जाने वाला था कि तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर गई। उसके पैर अपने आप ही उस ओर बढ़ गए और उसने जाकर उस ड्रॉर को खोला। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स रखा हुआ था, जिस पर स्टोन्स लगे हुए थे। रियांश ने धीरे से उसे खोला। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र था, जो कि एक कस्टम मेड था। वो सिर्फ कहने के लिए मंगलसूत्र था, जबकि कोई भी उसे अगर देखता तो वो उसे किसी पेंडेंट की तरह ही लगता, जिसमें सिंपल सी 2 चेन जुड़ी हुई थी और उनके बीच में एक हॉट शेप का पिंक स्टोन लगा हुआ था, जिसे अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो ही किसी को पता चल सकता है कि उस पिंक स्टोन के अंदर रियांश के नाम और सरनेम का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ था, RK। रियांश ने ये मंगलसूत्र सिर्फ और सिर्फ परिधि के लिए स्पेशली बनवाया था। उनकी कोर्ट मैरिज के बावजूद भी कभी रियांश ने ना तो परिधि की मांग भरी थी और ना ही उसे मंगलसूत्र पहनाया था, और वो भी इसलिए क्योंकि परिधि एक ग्रैंड वेडिंग चाहती थी और उसने भी यही सोचा कि वो पूरे रीति रिवाज के साथ परिधि की मांग में अपने नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाएगा। इसीलिए उसने उस मंगलसूत्र को संभाल कर रख दिया था। लेकिन आज इस मंगलसूत्र को देखते ही रियांश को परिधि से किया हुआ वादा याद आ गया और फिर से परिधि की यदि में खो गया और बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगा। उसने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर 7 से 8 शराब की बोतल खत्म कर ली। रियांश अपनी जगह पर से उठा और कार की चाबी लेकर जैसे तैसे करके पार्किंग एरिया में आया। तभी उसे उसके गार्ड ने रोक लिया, क्योंकि रियांश काफी नशे में था और उस हाल में उसका यूं कार ड्राइव करना किसी भी एंगल से सेफ नहीं था। लेकिन रियांश भला कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो फिर भी अपनी कार खुद ड्राइव करके शिमला की सड़कों पर निकल गया।
रियांश कुछ दूर गया ही था कि नशे में होने की वजह से उसने अपनी कार से अपना कंट्रोल खो दिया और उसकी कार जाकर एक पेड़ से बहुत बुरी तरह टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। वहीं रियांश के पीछे ही उसके बॉडीगार्ड भी उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि वो काफी नशे में था। जब बॉडीगार्ड ने अपने बॉस जा इतना भयानक एक्सीडेंट होते हुए देखा तो उन्होंने जैसे तैसे करके रियांश को उस कार से बाहर निकाल लिया और उसे जल्दी ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। रियांश के बारे में जैसे ही कपूर फैमिली केविन और क्रिश को पता चला वो तुरंत शिमला आ गए, जहां एक तरफ रियांश का इलाज चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर केविन लन ये पता लगाने ने झूठ गया कि यहाँ रितंत के साथ हुआ क्या। लेकिन इतने सोर्सेज इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो रियांश के बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, बस इसके कि वो यहाँ अपने लिए एक विला खरीदने आया था और उस शहर में ही उसने किसी लड़की की जान बचाई और उसके बाद वो उसी के घर में रहने लगी। लेकिन वो लड़की को थी कहां से आई थी, यहां तक कि उसका नाम तक वो लोग पता नहीं लगा पाए थे। और वो इसलिए क्योंकि राघव ने पहले ही परिधि से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए थे और ये सब उसने रियांश के कहने पर ही किया था ताकि उसका कोई भी दुश्मन उसकी कमजोरी यानी उसकी वाइफ की तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए। कपूर फैमिली रियांश को अपने साथ मुंबई ले गई और जब उसे होश आया तो वो अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे ना तो परिधि याद थी और ना ही अपना होने वाला बच्चा, वो शिमला से जुड़ी सारी यादें भूल चुका था। तो वहीं राघव भी शिमला शहर छोड़कर किसी और सिटी में सेटल हो चुका था क्योंकि रियांश ने पहले ही उसे परिधि से जुड़ी कोई भी बात किसी को भी बताने के लिए मना किया था। तो जाहिर सी बात है कि वो केविन को भी उस बारे में नहीं बता सकता था, इसीलिए उसने वो शहर छोड़ना सही समझा और शालू के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। यहाँ इन सब की जिंदगियां धीरे धीरे समय के साथ ट्रैक पर आ चुकी थी। तो वहीं उन सब से कोसों दूर परी लोक में परिधि अपने कक्ष में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी लेकिन ना तो वो कुछ बोल सकती थी, ना कुछ सुन या समझ सकती थी। उस पर रानी परी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था जिससे वो बस सांसें ले रही थी, लेकिन उसे किसी भी बात का कोई होश नहीं था। जब रानी परी परिधि को परी लोक वापस के आई तब उसने उन्हें बताया था कि वो मां बनने वाली है और तब रानी परी का गुस्सा उनके बर्दाश्त से बाहर आ चुका था और उन्होंने गुस्से में आकर परिधि पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे एक जिंदा लाश बना दिया। और अब जब परिधि के बच्चे के जन्म का समय हो गया है तब भी परिधि बेड पर बेसुध होकर पड़ी है। उसने ऐसे ही अपने बच्चे को जन्म दिया। जब ये बात सौंदर्य परी और बाकी पारियों ने रानी परी को बताया तो वो परिधि को देखने उसके रूम में गई। जब वो कमरे में पहुंची तो उन्हें किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने ना चाहते हुए भी उस बच्चे को चुप कराने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखते ही मानो इतने वक्त से जो उनका गुस्सा था वो एक ही पल में गायब हो गया और वो उस बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उनकी आंखों से अचानक ही आंसू बह निकले। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी पर डाली जो जिंदा होकर भी किसी लाश की तरह पड़ी थी। किसी चीज की सुध-बुध ना होते हुए भी परिधि के आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। ये देख रानी परी हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने खुद उस पर अपनी शक्तियों का यूज किया था जिससे परिधि को कभी भी इस बात को एहसास मात्र भी नहीं होगा कि उसने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया था। शायद इसे ही एक माँ की ममता कहते हैं, जहां उसे किसी बात का कोई होश नहीं था, जहां उसे अपने बच्चे तक के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बावजूद भी बिना अपने बच्चे को महसूस किए भी उसका दिल उसके लिए रो रहा था, जो आंसू बनकर उसकी आंखों से बह निकले। कहीं मैं जो कर रही हूं अपनी बेटी और उसकी बेटी साथ वो गलत तो नहीं, जहां मैं कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रही ना जिसका आगे जाकर मुझे पछताने का भी मौका ना मिले। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही कई सारे विचार रानी परी के मन में आ रहे थे कि तभी सौंदर्य परी वहां आ गई। उन्होंने एक नजर परिधि पर फिर रानी पर की गोद में अपनी छोटी छोटी हल्की नीली आंखें इधर से उधर घुमा रही बच्ची पर पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत और किसी डोल की तरह लग रही थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई, लेकिन अचानक कुछ याद आते ही उनका मन खट्टा हो गया और उनका चेहरा उतर गया। वो रानी परी से परेशान होते हुए बोली, रानी परी क्या आपने इस बारे में फिर से अच्छे से सोच लिया है? उद्धरण चिन्ह। रानी परी उसकी बात सुन कुछ देर तक तो चुप रही, फिर अपने मन को कठोर करते हुए बोली, हाँ मैंने सोच लिया है। ये बच्ची यहाँ हमारे साथ परीलोक में नहीं रह सकती, इसे धरती लोक पर जाना होगा और इसे इसकी मंजिल तक आप ही पहुंचाएंगी। रानी परी ने सौंदर्य परी से अपनी सख्त वॉइस ने कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलना पड़ा। और कुछ वक्त बीत जाने के बाद वो उस बच्ची को लेकर धरती लोक पर जा पहुंची और उसे रियांश के मेंशन के बाहर एक नोट के साथ छोड़ दिया, जिसमें लिखा था कि ये तुम्हारी बेटी है,
जब रियांश को उस बच्ची के बारे में अपने गार्ड से पता चला तो वो नोट पढ़कर सोच के पड़ा गया कि उसका बच्चा भला कब पैदा हो गया। लेकिन वो एक मासूम सी बच्ची को वहां अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो उसे अपने घर में के गया और इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने अपना और उस बच्ची का दान टेस्ट करवाया, और जब वो बात कंफर्म हो गई तो उसने भी पूरे दिल से उस बच्ची को अपनी बेटी मान लिया और अनजाने में ही उस बच्ची का नाम उसने परी रख दिया। लेकिन उसकी आवाज चली गई थी और ये सिर्फ रानी परी की परिधि पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से हुआ था, क्योंकि जब उन्होंने उस पर अपनी शक्तियों से बेजान करते वक्त उस शक्तियों का असर कहीं ना कहीं उसके अंदर पल रहे बच्चे पर भी पड़ा और परी ने अपनी आवाज खो दी, जिसका रानी परी को अंदाजा भी नहीं था। रियांश अपनी बेटी परी के साथ खुश था। उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी परी की मां को ढूंढने की, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। तो उसने उस बात को छोड़ अपनी बच्ची की अच्छे से अच्छी परवरिश करने जा डिसाइड किया। जहां रियांश अपनी याददाश्त खोकर भी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जी रहा था, तो वहीं परी लोक में भी रानी परी ने परिधि के दिमाग से उसकी धरती लोक से जुड़ी सारे यादें मिटा दी और परिधि अपने पति और अपनी बच्ची के उस दुनिया में होने से अनजान अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही थी। लेकिन रानी परी के मन में कहीं ना कहीं एक बात का डर था, जिस बारे में वो खुद भी श्योर नहीं थी और जो उन्होंने सौंदर्य परी तक को नहीं बताया था। तो आखिर वो कौन सी बात थी, वो तो वही जाने। फ्लैशबैक एंड सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।